नमस्कार साथियों, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन देख रहे थे। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा, जिसमें आपने एच आइन क्या होता है, पीएच क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब अपन देखते हैं कि बॉडी कैसे रेगुलेट करती है, कैसे पीएच को मेंटेन करने का काम करती है, कैसे बैलेंस करने का काम करती है, बैलेंस कैसे होता है। जब वो बैलेंस नहीं होता है तब के डिसऑर्डर पैदा होते हैं, इम्बैलेंसेस पैदा होते हैं। तो सबसे पहले अपन बैलेंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कैसे कैसे इम्बैलेंस पैदा होते हैं। देखिए यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। देखिए हमेशा बैलेंस का मतलब क्या है, जितना नेट रेट जिससे एसिड बेस प्रोडक्शन हुआ है अगर उतना ही बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो ये जो आपका पीएच है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा। अगर एक बढ़ा और एक घटा या एक घटा या दोनों बढ़े दोनों घटे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डिसऑर्डर पैदा होते हैं। तो अपन कह सकते हैं नेट रेट, कौन सी, बैलेंस का मतलब क्या है, नेट रेट at which acid base produce is equal to net rate acid base excreted फ्रॉम द बॉडी। यानी आपने कहा एक नेट रेट, एक रेट जिससे कि एसिड बेस जो है वो प्रोड्यूस होता है वो किसके इक्वल हो, नेट रेट जो कि एसिड बेस एक्सक्रीटेड, यानी जिस रेट से एसिड बेस प्रोड्यूस होता है अगर उसी रेट से एसिड बेस बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए तो जो पीएच का बैलेंस है वो बना रहेगा, एसिड बेस का बैलेंस बना रहेगा। ये ही बैलेंस है। यानी एक तराजू है, इस पे जितना आपने कहा इतना इधर रखोगे इतना इधर रखोगे तो दोनों क्या रहेंगे, बैलेंस में। अगर एक साइड में ज्यादा रखोगे तो दूसरा कम हो जाएगा और एक में कम रखोगे दूसरा ज्यादा हो जाएगा। अगर दोनों ही कम किया दोनों ज्यादा, तो ऐसी कंडीशन में यानी जितना प्रोडक्शन है उतना ही अगर बाहर निकल जाए, एक्सक्रीट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस कहलाता है। देखिए ये जो एसिड बेस बैलेंस है, या मैं कह दूं ये जो रेगुलेशन है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो इट डन बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, इट डन बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। देखिए ये जो मैकेनिज्म है ये बॉडी के द्वारा की जाती है, और ये क्यों की जाती है, कैसे। देखिए सबसे जब भी बॉडी के अंदर थोड़ा सा कुछ चेंजेज आता है, कुछ आता है, तो पहले बॉडी खुद का अपना क्या करती है, उसको मैनेज करने का काम करती है। जब बॉडी सिस्टम से मैनेज नहीं होता तब जाके वो डिसऑर्डर में डेवलप होता है। तो देखिए बॉडी कैसे कैसे मैनेज करती है, कैसे मेंटेन करने का काम करती है। तो आपने कहा इट डन बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब इसमें देखते हैं 3 मैकेनिज्म काम करती हैं यहाँ बॉडी के अंदर। एक आता है केमिकल रेगुलेशन, एक आता है केमिकल रेगुलेशन, एक आता है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, और थर्ड जो आपका मैकेनिज्म यहां पे आता है पोटेशियम एक्सचेंज। 3 मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है आपका इट डन बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। कौन कौन सा, केमिकल रेगुलेशन, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, और तीसरा है यहाँ पोटेशियम एक्सचेंज। 3 रेगुलेशन मिलके काम करते हैं। देखिए जब भी कोई बॉडी के अंदर कोई चेंजेज आता है तो जितना तुरंत एज सून एज पॉसिबल जो एक्ट करता है वो आपका केमिकल रेगुलेशन है। उसके बाद में कुछ मिनट्स के लेके आवर्स में जाके जो एक्ट करता है वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है, और कुछ डेज से लेकर मंथ में जाके जो काम करता है वो क्या है,
पोटेशियम एक्सचेंज है। तो 3 मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है, 3 रेगुलेशन पाए जाते हैं। 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं कैसे कैसे रेगुलेशन होता है। देखिए सबसे पहला रेगुलेशन है केमिकल रेगुलेशन। जो फर्स्ट रेगुलेशन है उसको अपन बोलते हैं केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन। जो केमिकल रेगुलेशन है वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है क्या, तो इट डन बाय बफर सिस्टम। जो केमिकल रेगुलेशन होता है वो किसके द्वारा, बफर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं इट डन बाय बफर सिस्टम। इट डन बाय बफर सिस्टम। नंबर 1 बात, जो केमिकल रेगुलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बफर सिस्टम के द्वारा। एक और बात, जो बफर सिस्टम होते हैं ये फास्टेस्ट एक्टिंग रेगुलेटरी सिस्टम होता है और ये विद इन सेकेंड्स में काम करता है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इट इज फास्टेस्ट acting regulatory system within seconds। ये आपने कहा इट इज द फास्टेस्ट एक्टिंग रेगुलेटरी सिस्टम विद इन द सेकेंड्स, जो कि किसमें, सेकेंड्स में काम करता है, विद इन सेकेंड्स में काम करता है। वो क्या कहलाता है, आपका केमिकल रेगुलेशन कहलाता है। तो केमिकल रेगुलेशन सबसे फास्ट की काम करता है, सबसे पहले काम करता है। एक बात, केमिकल रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, बफर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अब अपन ये देखते हैं कि ये एक्चुअल में बफर सिस्टम क्या है और बॉडी में कौन कौन से बफर सिस्टम काम करते हैं। देखिए यहाँ पे बफर क्या होता है, जो बफर की अपन बात कर रहे हैं वो बफर क्या है, इसके बारे में देखो। बफर है, बफर कोई भी सबस्टांस या ग्रुप ऑफ सबस्टांस होता है जो कि एच आयन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एच आयन को रिलीज भी कर सकता है एसिड बेस इम्बैलेंसेज को करेक्ट करने के लिए। तो आपने कहा बफर क्या होता है, बफर ऐसा कोई सबस्टांस या ग्रुप ऑफ सबस्टांस है जो एच आयन को रिलीज भी कर सकता है और एच आयन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, किसके लिए, एसिड बेस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। वो सिस्टम क्या कहलाते हैं, बफर कहलाते हैं। यानी कि अब आपने सोचा होगा एच आयन को एब्जॉर्ब करने और एच आयन को रिलीज करने से क्या बने, तो आपको पता है पीएच जो है आपका वो किस पे डिपेंड करता है, एच आयन की कंसंट्रेशन पे। अगर एच आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन हो गई तो पीएच का वैल्यू भी मेंटेन रहेगा। तो ये अपन बफर, तो बफर के बारे में आपने बोला क्या होता है ये बफर। देखते हैं इसका डेफिनेशन, ए सबस्टांस और ग्रुप ऑफ सबस्टांस that can release or absorb H ion to correct acid base imbalance। दिख रहा है यहाँ पे बफर का मतलब क्या है। बफर का मतलब आपने बोला कि कोई भी ग्रुप, कोई भी सबस्टांस या ग्रुप ऑफ सबस्टांस जो कि रिलीज, दैट कैन रिलीज और एब्जॉर्ब, जो कि एच आयन दे भी सकता है और एच आयन ले भी सकता है, दैट कैन रिलीज और एब्जॉर्ब द एच आयन टू करेक्ट, किसको करेक्ट करने के लिए, एसिड बेस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, बफर कहलाता है। अब देखिए
बॉडी में कौन कौन से बफर सिस्टम काम करते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। कौन कौन से बफर सिस्टम यहाँ पे वर्क करते हैं, उनका क्या मतलब है, कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर बफर सिस्टम इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कौन कौन से बफर सिस्टम काम करते हैं वो देखते हैं। देखो जितने भी ये चेंजेस होते हैं या ये जो बफर सिस्टम काम करते हैं ये कहाँ करते हैं, ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में काम करते हैं। जबकि इंट्रा सेलुलर जो होता है उसमें जनरली एक ही बफर सिस्टम काम करता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा कौन कौन से बफर सिस्टम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में काम करते हैं। 4 प्रकार के बफर सिस्टम होते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के बफर सिस्टम काम करते हैं आपकी बॉडी में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बफर इन द बॉडी। 4 प्रकार के बफर सिस्टम काम करते हैं यहाँ बॉडी में। कौन कौन से बफर सिस्टम काम करते हैं देखिए यहाँ पे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और एक प्राइमरी बफर सिस्टम कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सबसे पहले आता है। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उसकी अपन बात करते हैं। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर। देखिए अगर अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी बफर सिस्टम की तो वो कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अपन कह सकते हैं प्राइमरी बफर सिस्टम इन द बॉडी के अंदर जो प्राइमरी बफर सिस्टम काम करता है वो कौन सा है आपका, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर। क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये जो आपने कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर बोला कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे तो ये आपका कार्बोनिक एसिड है। यहाँ बाइकार्बोनेट की अगर अपन बात करेंगे तो ये बाइकार्बोनेट हुआ। कार्बोनिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी होती है 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जबकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन होती है 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इनका जब रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1:20। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब बाइकार्बोनेट का रेशियो 20 और कार्बोनिक एसिड का रेशियो 1 होता है तो आपका जो पीएच का मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 7.4। कितना होता है, 7.4। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे द सिस्टम मेंटेन्स pH 7.4 with ratio of carbonic acid bicarbonate and carbonic acid is 20:1। यह आपने कहा कि ये जो सिस्टम है ये आपका जो प्राइमरी बफर सिस्टम है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, ये पीएच के मान को कितना 7.4 मेंटेन करता है। किसके साथ में, अगर आपका बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का जो रेशियो है अगर वो 20:1 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी बफर सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्राइमरी बफर सिस्टम बोला जाता है। देखो वैसे इसको एक
इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं कि कैसे 20:1 का रेशियो आप मेंटेन करते हैं। एक हेंडरसन नामक वैज्ञानिक था, उस हेंडरसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, उसकी एक इक्वेशन थी हैसेलबैक नामक, उसने एक इक्वेशन दी थी पीएच की, पीएच इक्वल टू pKa, ये क्या होता है एसिड का कोफिशिएंट होता है, pKa प्लस log बाइकार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक एसिड। यहां से आपने कहा pH इक्वल टू pKa, और pKa का मतलब H2CO3, और बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड। देखो ये जो कोफिशिएंट होता है ये फिक्स होता है, और इसका जब वैल्यू रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 6.1 आती है। कितना आता है 6.1 प्लस लॉग, यहाँ पे देखिए बाइकार्बोनेट का रेशियो कितना है 20 और कार्बोनिक एसिड का कितना है 1। तो ये इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन करेंगे आगे, तो ये क्या आएगा 6.1 प्लस log 20 माइनस log 1। log 1 का मान क्या हो गया, यहाँ पे log 1 का मान क्या होता है 0, इसलिए ये आ गया यहाँ पर 6.1 प्लस log। अब 20 को अपन कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए log 20 को अपन कैसे 2 × 10 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, वही बात हुई। तो log 2 प्लस log 10, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं log 20 को 2 × 10, तो log 2 प्लस log 10, तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका यहाँ 6.1 प्लस log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3 प्लस log 10 का मान कितना होता है 1, और ये जो आपका मान आया है वो कितना आया 7.4। और यही बात आपने बोली थी कि अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का जो रेशियो है अगर 20:1 होता है तो पीएच का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा 7.4। और ये मेंटेन करने का काम कौन करता है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर। क्लियर है। देखिए यहां पर एक और बात आती है, यहां पर कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन करता है और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन करता है। तो कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, लंग्स के द्वारा, जबकि बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, किडनी के द्वारा। तो अपन कह सकते हैं कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन controlled by carbonic acid concentration controlled by lungs by excretion of CO2 from the body। यहां आपने कहा कार्बोनिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है, कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, यहाँ पे लंग्स के द्वारा मेंटेन की जाती है। किसके रूप में, CO2 के रूप में। CO2 को वॉश आउट करके किया जाता है। जबकि यहाँ पर अगर अपन बोलना चाहें बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन कंट्रोल्ड बाई बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन कंट्रोल्ड बाई किडनी। बाइकार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, किडनी कंट्रोल करता है। तो एक बार कई बार ये पूछा जाता है एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए उसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। तो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दो ऑर्गन प्राइमरी रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट आपने बोला लंग्स और दूसरा किडनी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो जो ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन है जो एसिड बेस को बैलेंस करते हैं, वो आपके दो ऑर्गन है, एक किडनी होगा और दूसरा आपका कौन सा होगा, लंग्स होगा। ये दोनों देखिए, जो आपका इक्वेशन आपने कहा जनरली जो क्या होता है, आपने कहा H2O प्लस CO2, ये दोनों मिलकर के सबसे पहले क्या बनाते हैं, यहाँ क्या बनाते हैं, H2
CO3। H2CO3 एक अनस्टेबल होता है, वो तुरंत यहाँ पर किस में टूटता है, तुरंत H आयन प्लस किस में टूटता है, बाइकार्बोनेट में। किस में टूटेगा, H आयन। तो H2CO3 H2O प्लस CO2 ये किस में, कार्बोनिक एसिड में चेंज हो, और कार्बोनिक एसिड तुरंत किस में होता है, बाइकार्बोनेट में। ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है, यही इक्वेशन आपके एसिड बेस बैलेंस में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एसिडोसिस की कंडीशन हो, मान लो इन एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा होता है, और कार्बोनिक एसिड का मतलब है यहाँ जो बाइकार्बोनेट है यहाँ क्या करेगा, H आयन, क्योंकि एसिडोसिस में H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और वो क्या करता है, यहाँ कार्बोनिक एसिड बनाने का काम करता है। जबकि एल्केलोसिस की कंडीशन में क्या होता है, एल्केलोसिस की कंडीशन में यहाँ पे होता क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, ये कार्बोनिक एसिड के साथ मिलके हैं, और यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, यहाँ ये H2O बनाते हैं, और साथ में यहाँ बाइकार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पे आपने देखा एल्केलोसिस की कंडीशन में और यहाँ एसिडोसिस की कंडीशन में एक रिएक्शन पाई जाती है, ये कंडीशन कहलाती है। तो ये आपने एक इक्वेशन देखा है, एसिडोसिस में क्या, एल्केलोसिस में क्या है। उसके अलावा आपने क्या इक्वेशन होती है, तो प्राइमरी बफर सिस्टम जो आपने बोला, तो यहाँ H आयन को कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्या है, तो यहाँ देखिए H आयन को रिलीज भी किया जाता है और H आयन को एब्जॉर्ब भी किया जाता है। यही कंडीशन क्या कहलाती है, बफर सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, बफर सिस्टम कहलाता है। यहाँ आगे देखिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। इसी में आपको जो एक इक्वेशन देखी थी उसके आधार पर एक इक्वेशन निकली है, जो पीएच है वो किसके समानुपाती होती है, बाइकार्बोनेट के, और विद कर्मानुपाती किस, इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होती है, CO2 के। जबकि H आयन के साथ इसका क्या रिलेशन होता है, इनवर्सनल प्रोपोर्शनल होता है। सारे एसिड बेस बैलेंस में यही इक्वेशन चलेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन अगर आपने समझ ली तो मान लीजिए सब कुछ समझ में आ गया आपको। यही इक्वेशन पूरे एसिड बेस इम्बैलेंस में, बैलेंस में, सबको समझने में ये इंपॉर्टेंट है। तो पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाइकार्बोनेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल CO2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, H आयन के होती है। क्लियर है। तो ये आपने देखा। तो सबसे पहला जो आपने देखा प्राइमरी बफर सिस्टम होता है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट। अब सेकंड पे चलते हैं अपन। यहाँ पे जो सेकंड बफर सिस्टम काम करता है यहाँ आपके बॉडी में, वो है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, देखिए प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। प्लाज्मा प्रोटीन भी एज ए बफर सिस्टम की तरह काम करती है। ये H आयन दे भी सकती है और ये H आयन ले भी सकती है। ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है। इट इज ए नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। इट इज ए नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है। नंबर एक बात, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है। अगर इसका तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो थोड़ा सा देखना, यहाँ पे ये आपका C है, यहाँ पे आपका H होता है, यहाँ पे आपका NH2 होता है और यहाँ पे आपका ये आपका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ से एक H आयन यहाँ इसके पास होता है और एक यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एक H आयन यहाँ से, तो ये H आयन को यहाँ से ले भी सकती है और ये H आयन को यहाँ दे भी सकती है। इसीलिए प्लाज्मा प्रोटीन को भी अपन क्या मानते हैं, बफर सिस्टम माना जाता है। आपने कहा प्लाज्मा प्रोटीन, ये क्या होती है, एक नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन होती है। इसमें आपने कहा RCNH2 यहाँ H, तो ये H आयन यहाँ से दे सकती है और यहाँ H आयन को ग्रहण भी
कर सकती है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्लाज्मा प्रोटीन बोला जाता है, यानी इसको बफर सिस्टम के रूप में काउंट किया जाता है। थर्ड देखिए यहाँ पर जो आपका बफर सिस्टम होता है, फॉस्फेट बफर, फॉस्फेट बफर। अभी तक जो आप देख रहे थे वो सारे के सारे जो ऊपर बफर हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा बफर सिस्टम होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर और मोस्टली इंट्रा सेलुलर में काम करता है, वो है फॉस्फेट बफर। तो ये दोनों में काम करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर स्पेस में। तो अपन कहा इट एक्ट इन extracellular and intracellular space both। ये एक ऐसा बफर सिस्टम है, ये एक ऐसा बफर सिस्टम है जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों में काम करता है, दोनों में काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। क्लियर है? ये जो आपका फॉस्फेट बफर है, फॉस्फेट बफर मेनली जो काम करता है वो कहाँ पे, किडनी सेल्स में। कहाँ पे काम करता है? किडनी सेल्स में। तो इट एक्ट इन मेनली किडनी सेल्स एज लाइक बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट के रूप में कहाँ पे काम करता है? किडनी सेल्स में स्पेशली काम करता है। तो आपने कहा कि फॉस्फेट बफर, कौन सा बफर सिस्टम बताया? फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर यहाँ स्पेशली, तो इट एक्ट इन मेनली किडनी सेल्स और एज लाइक द बाइकार्बोनेट के रूप में। तो किडनी सेल्स में ये मेनली तक काम किया जाता है। मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट और बाईहाइड्रोजन फॉस्फेट मेनली इसमें काम करते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, तो थर्ड आपने वो बफर देखा, वो कौन सा देखा? फॉस्फेट बफर। फोर्थ जो आपका बफर आता है वो है हीमोग्लोबिन। फोर्थ जो बफर सिस्टम है वो आता है हीमोग्लोबिन। फोर्थ जो आता है हीमोग्लोबिन। जो फोर्थ आपका आता है हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन भी अपन किसकी तरह काम करता है? ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में काम करता है। एक ही बफर सिस्टम है जो एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों में काम करता है। वो कौन सा बफर सिस्टम है? फॉस्फेट बफर। बाकी सारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में काम करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन ये बफर की तरह करता है, किसके द्वारा? क्लोराइड शिफ्ट के द्वारा। तो ये एक्ट एज ए बफर सिस्टम किसके द्वारा? क्लोराइड शिफ्ट के द्वारा। तो इट एक्ट एज ए बफर सिस्टम, बाई क्लोराइड शिफ्ट। ये जो आपका हीमोग्लोबिन है ये किसके द्वारा? क्लोराइड शिफ्ट के द्वारा किसकी तरह काम करता है? एज ए बफर सिस्टम की तरह काम करता है। अब क्लोराइड शिफ्ट होता क्या है एक्चुअल में? क्लोराइड शिफ्ट क्या है? तो एक बात ध्यान रखना, क्लोराइड का सेल के अंदर मूव करना और बाइकार्बोनेट का सेल से बाहर मूव करना क्या कहलाता है? क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। आपने कहा क्लोराइड मूव inside the cell,
and bicarbonate move outside the cell। ये सेल का या अपने का क्लोराइड का सेल के अंदर जाना और उसके रिप्लेस में बाइकार्बोनेट का बाहर आना, यही कंडीशन क्या कहलाती है? यही कंडीशन क्या कहलाती है? क्लोराइड शिफ्ट। इसी को आप क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। इसी को क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है, या इसका एक और नाम बोलते हैं हमबर्गर शिफ्ट। हमबर्गर शिफ्ट, हमबर्गर शिफ्ट, इसका एक और नाम बोलते हैं हमबर्गर शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है या हमबर्गर शिफ्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपने देखा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपने बफर सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आपने केमिकल रेगुलेशन, अपन रेगुलेशन देखने चले थे। सबसे फर्स्ट आप केमिकल रेगुलेशन की बात करते। केमिकल रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? बफर सिस्टम के द्वारा होता है। ये बफर क्या होते हैं? ऐसे कोई सबस्टांस या ग्रुप ऑफ सबस्टांस जो एच आयन को रिलीज कर सकते हैं या एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बफर। बॉडी में 4 प्रकार के बफर सिस्टम काम करते हैं। सबसे पहले कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन, तीसरा आपने देखा हीमोग्लोबिन, और एक आपने कहा फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट एक ऐसा बफर है जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों में काम करता है। क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये था आपका केमिकल रेगुलेशन जो कि फास्टेस्ट है। अब दूसरा आता है आपका फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। देखिए फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? ये जो आपका फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल में 2 मैकेनिज्म पाई जाती हैं। यानी जिस ऑर्गन से अगर कोई भी प्रॉब्लम है और उस ऑर्गन के द्वारा ही उसका सॉल्यूशन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। जैसे लंग्स में कोई डिफेक्ट है और लंग्स के कारण हो रहा है तो लंग्स ही अगर उसको ठीक कर दे तो डिसऑर्डर ही पैदा नहीं होगा। किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है और किडनी उसको ठीक कर दे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिस ऑर्गन के कारण, किसी ऑर्गन के कारण इसको बैलेंस किया जाता है। तो ये जो आपकी मैकेनिज्म है फिजियोलॉजिकल, ये 2 मैकेनिज्म इंक्लूड होते हैं। कौन कौन सी मैकेनिज्म इंक्लूड होती है ये अपन देखते हैं। इट includes following mechanism। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग मैकेनिज्म। कौन कौन सा मैकेनिज्म है? सबसे पहले अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। सबसे पहले अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी। जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा किया जाएगा? रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म किसके द्वारा किया जाएगा? लंग्स के द्वारा, क्योंकि रेस्पिरेशन का काम है और रेस्पिरेशन किसका काम है? लंग्स का काम है। क्लियरली है? यहाँ पर देखिए जो भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा? लंग्स के द्वारा। जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। क्लियर है? उनको कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है ये किसके द्वारा किया जाएगा? इट डन बाई लंग्स। ये किसके द्वारा किया जाएगा? लंग्स के द्वारा किया जाएगा। इट डन बाई लंग्स। तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा की जाएगी? लंग्स के द्वारा की जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। डिसऑर्डर मान लीजिए क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं? तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड 2 डिसऑर्डर होते हैं। देखिए डिसऑर्डर में अपन देखते हैं क्या है। मान लीजिए किसी क्लाइंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। मान लीजिए
किसी क्लाइंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होने जा रही है। तो आपके लंग्स क्या मैकेनिज्म करते हैं, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस डिसऑर्डर पे आते हैं। मैंने आपको एक कहा था कि जब भी अपन रेस्पिरेटरी की बात करेंगे तो अपन पीएच और CO2 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, पीएच और CO2। क्यों, क्योंकि लंग्स किसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, CO2 की। अब यहाँ देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब एक बात तो आप समझ ही रहे हैं, अगर पीएच का वैल्यू नॉर्मल से कम है यानी 7.35 से तो वो क्या कहलाएगा, एसिडोसिस, और नॉर्मल से ज़्यादा यानी 7.45 से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, एल्केलोसिस। यहाँ पे एसिडोसिस का मतलब है पीएच का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है और CO2 का मान बढ़ रहा है। अब देखो जैसे ही बॉडी में CO2 का मान बढ़ता है तो लंग्स को ऐसा क्या काम करना चाहिए कि ये CO2 कम हो जाए। जैसे जैसे बॉडी में CO2 बढ़ेगा कैसे कम कर सकते हैं, देखो CO2 को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो CO2 को बाहर निकालने के लिए अगर रेट और डेप्थ को बढ़ा दिया जाए, और जितना ज़्यादा रेट होगी उतना ही CO2 क्या आएगा बाहर, तो रेट और डेप्थ को बढ़ा दिया जाए तो CO2 को क्या कर देगा, कम कर देगा, और वापस से आपका जो पीएच है वापस से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन जब भी डेवलप होने लगती है तो आपके लंग्स क्या काम करते हैं, रेट और डेप्थ को बढ़ा देंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो CO2 है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जब CO2 का रिटेंशन होता है बॉडी में तभी जाके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो अपन कह सकते हैं इंक्रीज rate and depth of respiration to exhale the CO2 from बॉडी से CO2 को एक्सेल करने के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट और डेप्थ को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, इसमें आपको लगे कि बॉडी क्या मैनेजमेंट कर सकती है, क्या रेगुलेशन कर सकती है, तो रेट और डेप्थ बढ़ा सकती है। दूसरा यहाँ पे अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन आप यहाँ देखते हैं, मान लीजिए किसी को क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। जैसे ही रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस डेवलप होने लगता है बॉडी क्या मैकेनिज्म करेगी, देखना यहाँ पर एल्केलोसिस का मतलब है पीएच, और यहाँ पे अपन रेस्पिरेटरी की बात आई तो यहाँ लंग्स की बात करेंगे, और लंग्स किसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, CO2 की। यहाँ आपने कहा एल्केलोसिस का मतलब है पीएच का मान नॉर्मल से बढ़ना, तो इसका मतलब CO2 कम होना। इसका मतलब है बॉडी में CO2 कम हो रही है, इसका मतलब है क्लाइंट हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में है। जब भी क्लाइंट हाइपर वेंटिलेशन में होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, CO2 कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपके लंग्स क्या काम कर सकते हैं, जिससे कि ये जो CO2 ज़्यादा बाहर जा रही है वो वापस से अंदर रुक जाए। जैसे ही CO2 अंदर रिटेन होगी, CO2 का वैल्यू बढ़ेगा, वापस से पीएच कहाँ जाएगा, नॉर्मल में आ जाएगा। तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में क्या मैकेनिज्म करती है बॉडी, अगर आप रेट और डेप्थ को घटा दोगे, रेट को घटाते ही आपका क्या हो जाएगा, CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो अंदर आपकी बढ़ने लग जाएगी। जैसे अंदर CO2 बढ़ेगा वापस से पीएच नॉर्मल हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे डिक्रीज rate and depth of respiration to retain CO2 in the बॉडी के अंदर CO2 को रिटेन करने के लिए जो रेट और डेप्थ है वो क्या कर देंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कहलाएगा। क्लियर है। तो डिक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन टू रिटेन द CO2 इन द बॉडी। एग्जैक्टली। तो ये आपका दो मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकली अपने बात की थी, और फिजियोलॉजिकली दो मैकेनिज्म पे काम करता है। दो कौन सी फर्स्ट आपने बताया रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म किसके द्वारा की गई,
लंग्स के द्वारा। ये किसको मेंटेन करने का, या तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो कैसे मैनेज किया जा सकता है। दूसरा जो मैकेनिज्म है इसमें वो है रीनल मैकेनिज्म। देखिए सेकंड जो यहाँ मैकेनिज्म आता है वो आपका आएगा रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म, रीनल मैकेनिज्म, नाम रीनल है तो किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, किडनी के द्वारा। तो अपन कह सकते हैं इट डन बाई किडनी। ये किसके द्वारा किया जाएगा, किडनी। और किडनी हमेशा आपको पता है मेटाबोलाइट से, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये हैं, इनको एक्सक्रीट करने का काम करती है, रिटेन और एक्सट्रीनकम का एक्सक्रीट करने का काम करती है। तो मेटाबॉलिक से रिलेटेड जो भी आपके वेस्ट हैं वो कौन करेगा, किडनी करती है। तो यहाँ पे अब देखिए रीनल क्या मैकेनिज्म करेगा। देखिए रीनल में दो प्रकार का, यहाँ पे देखो रीनल के कारण, मेटाबॉलिज्म के कारण दो प्रकार के डिसऑर्डर हो सकते हैं, या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर किसी क्लाइंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, किडनी के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा डिसऑर्डर क्या है, उसके आधार पे किडनी क्या काम कर सकती है। यहाँ पे देखना, यहाँ पीएच और किडनी किसको मेंटेन करती है, बाइकार्बोनेट को, और इसके साथ किसको, एच आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है, यही है। अब यहाँ पे आपने कहा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, इसका मतलब है पीएच का वैल्यू क्या है, कम है, बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि बॉडी में एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर जैसे ही ऐसा होने लगता है तो तुरंत आपकी किडनी एक्शन में आती है, और यहाँ किडनी क्या कर सकती है, इसको मेंटेन करने के लिए किडनी क्या करेगी, वहाँ से रीनल ट्यूबुल्स में एच आयन को तो एक्सक्रीट करेगी, जबकि यहाँ से बाइकार्बोनेट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो जैसे ही एच आयन और एच आयन वहाँ जाकर के क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकल जाता है, जबकि बाइकार्बोनेट जैसे ही बढ़ेगा वापस से पीएच का मान क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ किडनी क्या काम करती है, यहाँ किडनी क्या काम करेगी, किडनी एब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट फ्रॉम renal tubules and excrete H ion in the renal tubules। यानी रीनल ट्यूबुल्स में किडनी क्या करती है, बाइकार्बोनेट को तो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और यहाँ एच आयन को रीनल ट्यूबुल्स में डाल देगी। एच आयन को जैसे ही रीनल ट्यूबुल्स में डालेगी, एच आयन की यहाँ क्या हुई, कमी हुई, बाइकार्बोनेट यहाँ क्या हुआ, बढ़ा, तो पीएच का मान वापस से बढ़ के कहाँ हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मली रूप से किसी डिसऑर्डर पैदा नहीं हो, इसके लिए किडनी क्या करती है, जैसे डिसऑर्डर पैदा होने लगता है किडनी के पास मैसेज आता है, तो किडनी क्या करती है, बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लिया उधर, एच आयन को वहां से एक्सक्रीट करती है, ये काम कर सकती है। जब किडनी भी ये करने में बैलेंस नहीं होती है या ऐसा मैनेज नहीं कर पाती है, तब जाके डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। वो अपन आगे देखेंगे इम्बैलेंसेस कौन कौन से हैं। क्लियर है। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस किडनी के अंदर। दूसरा, आपने यही मेटाबॉलिक से रिलेटेड एक और डिसऑर्डर पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है दो ही ऑर्गन काम करते हैं यहाँ पर, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। कार्बोनिक एसिड यानी CO2 को मेंटेन कौन करता है, CO2 को मेंटेन लंग्स करते हैं। अगर लंग्स में डिफेक्ट होता है तो दो आते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। मेटाबॉलिक या बाइकार्बोनेट को कौन करता है, किडनी। जैसे ही किडनी करती है, किडनी मेटाबॉलिज्म को, और इससे आपके दो डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। तो यहाँ पे देखिए मेटाबॉलिक, मान लीजिए किसी में क्या हो, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। देखिए मेटाबॉलिक एल्किलोसिस जब होता है तो यहाँ क्या होगा,
देखिए ये पीएच है, मान लीजिए क्या है, पीएच है, पीएच और बाइकार्बोनेट, क्योंकि यहाँ किडनी की बात कर रहे हैं, और एच आयन। आपने कहा कैसा डिसऑर्डर डेवलप होने जा रहा है, ये अभी डेवलप नहीं है, जैसे ही डेवलप होने की संभावना होती है तो किडनी क्या काम कर सकती है ये अपन देख रहे हैं। देखो यहाँ पे एल्केलोसिस है, एल्केलोसिस का मतलब होता है पीएच का मान नॉर्मल से क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब बाइकार्बोनेट भी आपके ब्लड में क्या हो गया, बढ़ गया, और एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे में किडनी क्या करेगी, एच आयन की कंसंट्रेशन को रिटेन करेगी, जबकि बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करेगी, किसमें, रीनल ट्यूबुल्स में। रीनल ट्यूबुल्स में बाइकार्बोनेट क्या करता है, सोडियम के साथ मिलता है और सोडा बाइकार्ब बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और आपका डिसऑर्डर वापस से करेक्ट हो जाता है। तो यहां आपने कहा किडनी रिटेन एच आयन एंड excrete bicarbonate in renal tubules। यहां आपने कहा किडनी रिटेन करेगी, एच आयन को वापस से रिटेन करेगी, जबकि बाइकार्बोनेट को रीनल ट्यूबुल्स में एक्सक्रीट करेगी। यहां पे जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट कंबाइन विद सोडियम एंड मेड सोडा बाइकार्ब, मेड सोडा बाइकार्ब। और ये सोडा बाइकार्ब होता है, ये यूरिन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया। अब जैसे ही आपने कहा यहाँ पे एच आयन कम था, एच आयन रिटेन कर लिया, तो एच आयन बढ़ेगा, और बाइकार्बोनेट कम होगा तो पीएच बढ़ा हुआ वापस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वापस से कहाँ आएगा, नॉर्मल की तरफ आएगा। तो आपने फर्स्ट जो रेगुलेशन देखा था वो केमिकल रेगुलेशन देखा था, वो किसके द्वारा होता है, बफर सिस्टम के द्वारा। दूसरा जो आपने देखा फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन दो ऑर्गन के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले आपने कहा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म किसके द्वारा की जाएगी, लंग्स के द्वारा की जाती है। लंग्स किसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, किसकी, CO2 यानी कार्बोनिक एसिड की। उसके कारण दो डिसऑर्डर हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो यहाँ अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो रेट ऑफ डेथ को बढ़ा देंगे, और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है रेट ऑफ डेथ को कम कर देंगे, तो वो डिसऑर्डर डेवलप नहीं होगा। दूसरा जो मैकेनिज्म चलता है या रीनल मैकेनिज्म का मतलब है किडनी, और किडनी किसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है, बाइकार्बोनेट की और एच आयन की। अब उसको कैसे मेंटेन करती है, मान लो किसी क्लाइंट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो रहा है, इसका मतलब है एच आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ रही है और बाइकार्बोनेट कम हो रही है, तो किडनी क्या करेगी, रीनल ट्यूबुल से बाइकार्बोनेट को रिटेन कर लेगी, एच आयन को एक्सक्रीट कर देगी। एच आयन फॉस्फोरस के साथ मिलकर फॉस्फोरिक एसिड बना के बाहर निकल जाएंगे, जबकि यहाँ पर पीएच वापस से नॉर्मल। अगर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है, इसका मतलब है पीएच का मान बढ़ा होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा बाइकार्बोनेट भी बढ़ गया और एच आयन कम हो गया, तो किडनी क्या करती है, एच आयन को वापस से एब्जॉर्ब करेगी और बाइकार्बोनेट को कहाँ डालेगी, रीनल ट्यूबुल्स में। बाइकार्बोनेट वहां रीनल ट्यूबुल्स में सोडियम के साथ मिलकर के सोडा बाइकार्ब बनाएगा। सोडा बाइकार्ब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर है, ये आपका सेकंड मैकेनिज्म था, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। एक थर्ड मैकेनिज्म इसका आता है, यहां पे अपन बात करते हैं थर्ड की, पोटेशियम एक्सचेंज। जो थर्ड आता है यहां पर पोटेशियम एक्सचेंज। देखिए पोटेशियम एक्सचेंज क्या है, इसमें कैसे ये रेगुलेट करता है, क्या काम करता है, ये देखना। आपको यहां पे भी एक बार डिसऑर्डर मानकर चलना पड़ेगा। मान लीजिए कि या तो एसिडोसिस की कंडीशन आ रही है या फिर एल्केलोसिस की कंडीशन आ रही है। इसमें अपन मानते हैं कि पोटेशियम कैसे अपना रोल निभाता है, कैसे पार्टिसिपेट करता है। देखिए पोटेशियम एक्सचेंज की बात अपन करते हैं
पोटेशियम एक्सचेंज की बात अपन करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि किसी क्लाइंट को क्या हो गया, एसिडोसिस की कंडीशन, चाहे वो एसिडोसिस कोई सा भी हो, रेस्पिरेटरी हो या मेटाबॉलिक। देखिए यहाँ पे पीएच पे वापस जाते हैं। पीएच क्या होता है, पीएच और एच आयन की कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। ये तो नॉर्मल रिलेशन है। अब आपने कहा एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, और एसिडोसिस का क्या मतलब समझते हो आप? एसिडोसिस का मतलब पीएच का मान क्या हो गया, कम, और एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपके पास कोई आरबीसी है, समझना यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से। ये आरबीसी है, इसमें आपका इंट्रासेलुलर स्पेस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पोटेशियम, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम। यहाँ मान लीजिए पोटेशियम है, यहाँ पोटेशियम है, यहाँ पे भी पोटेशियम है, यहाँ पे भी पोटेशियम है, यहाँ पे भी पोटेशियम है। इसमें साथ में एच आयन भी होता है, एच आयन भी होता है, एच आयन भी होता है, एच आयन, ये सारा अंदर है। कुछ पोटेशियम बाहर भी पाया जाता है, कुछ पोटेशियम बाहर, इसके साथ में इसका एच आयन भी पाया जाता है, एच आयन भी पाया जाता है। देखिए अंदर और बाहर जो एच आयन है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अंदर और बाहर जो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, ये तो क्या है, नॉर्मल। माना कि यहाँ पर आपको क्या हो गया, क्या कंडीशन हुई, एसिडोसिस की कंडीशन हुई। अगर एसिडोसिस है इसका मतलब एच आयन की कंसंट्रेशन यहाँ क्या हो गई, बढ़ गई। अगर एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो घटना और बढ़ना होता है वो हमेशा कहाँ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये वाला है ये ECF है, और जबकि ये अंदर वाला है ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड या इंट्रासेलुलर स्पेस है। क्लियर है। ECF में यहाँ एच आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे ही एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है, यहाँ पर एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है, वैसे वैसे देखना यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो कुछ बढ़े हुए जो एच आयन हैं, कुछ बढ़े हुए जो एच आयन हैं वो कहाँ जाएंगे, अब अंदर की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अंदर की ओर। जैसे ये बढ़ा हुआ एच आयन है, ये कहाँ चला जाएगा, अंदर, क्योंकि बाहर एच आयन क्या हो गए, ज़्यादा, जबकि अंदर एच आयन क्या है, कम है। अंदर एच आयन क्या है, कम है। इसको देखने के लिए अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। देखो ये एच आयन जो है ये कहाँ चले गए, अंदर। ये एच आयन कहाँ चले गए, अंदर। कुछ एच आयन कहाँ चले गए, अंदर। जैसे ही अंदर एच आयन गए, अंदर का पॉजिटिव ज़्यादा हो गया जबकि बाहर पॉजिटिव कम हो गया। ऐसी कंडीशन में तुरंत यहाँ से पोटेशियम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ से पोटेशियम कुछ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पोटेशियम बाहर आया, इसका मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। और इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया। तो यहाँ मेंटेन करने के लिए क्या कंडीशन डेवलप हो गई, हाइपर। तो एसिडोसिस की कंडीशन में क्या डेवलप होता है, क्या कंडीशन डेवलप होती है रेगुलेट करने के लिए, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। तो कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिडोसिस की कंडीशन में क्या देखने को, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, एक बार समझना। एसिडोसिस की कंडीशन है, एसिडोसिस की कंडीशन में आपको पता है एच आयन की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है। जैसे ही एच आयन की कंसंट्रेशन, वैसे एच आयन अंदर और बाहर क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे ही एच आयन यहाँ पे बढ़ेंगे तो बाहर एच आयन क्या हो गए, ज़्यादा, और अंदर क्या हो गए, कम। जैसे ही एच आयन अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अंदर क्या है, कम, अंदर से बाहर से अंदर एच आयन गए तो अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। जैसे अंदर पॉजिटिव ज़्यादा होगा, कुछ पोटेशियम कहाँ हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एच आयन इसकी पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरकैलेमिया। क्या कहलाती है, हाइपरकैलेमिया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब यहाँ ये मेंटेन करते हैं तो एसिडोसिस की कंडीशन में क्या पाया जाता है, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। क्लियर है बात, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। दूसरा एक और देखना है इसमें, दूसरी चीज एक और है यहाँ पे। माना कि किसी क्लाइंट को क्या हो रहा है, एल्केलोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, एल्केलोसिस है। एल्केलोसिस का क्या मतलब है, यहाँ पे देखना। जब एल्केलोसिस होता है तो पीएच और एच आयन की कंसंट्रेशन में पीएच का मान बढ़ता है और एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। वो कंडीशन क्या कहलाती है,
एल्केलोसिस कहलाती है। देखना यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अपन बात करते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक आरबीसी है। क्या है? ये एक आरबीसी है। इस आरबीसी में यहाँ पे मान लीजिए इसमें पोटेशियम है, 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 इसमें पोटेशियम है। ये एचाइन है, इसमें एचाइन है, इसमें एचाइन है, कुछ एचाइन, कुछ एचाइन, ये एचाइन है। बाहर भी आपका कुछ पोटेशियम है, कुछ पोटेशियम है, कुछ पोटेशियम है, जबकि एचाइन है, एचाइन है, ये एचाइन है। बाहर और अंदर एचाइन क्या होता है? सेम। ये एक नॉर्मल है। ये कंडीशन क्या है? नॉर्मल है। देखिए यहाँ पे, ये तो नॉर्मल कंडीशन। अब आपने कहा कि कंडीशन क्या है? एल्केलोसिस की कंडीशन है। क्या है? एल्केलोसिस। और एल्केलोसिस का मतलब है एच आयन की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। इसका मतलब है जो आपका ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये आपका इधर अंदर कौन सा है? ICF है। ECF में एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ मान लीजिए एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, ये एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, ये एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, ये एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई। इसको समझना अच्छे से। जैसे ही एच आयन की कंसंट्रेशन, तो बाहर एच आयन क्या हो गए? कम हो गए, और अंदर एच आयन क्या है? ज्यादा है। तो कुछ एच आयन तो यहाँ से कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। कुछ एच आयन यहाँ से कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। इसके बदले में यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव यहाँ पर अंदर क्या हो गया? कम हो गया। तो कुछ पोटेशियम कहाँ चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे। कुछ पोटेशियम कहाँ चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक और बात, ये एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लूइड था, इसमें पोटेशियम की क्या हो गई? कमी हो गई। और इसमें जब पोटेशियम की कमी हो जाएगी, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? हाइपोकैलीमिया। क्लियर है? तो ये हाइपोकैलीमिया। एक और बात देखिए, यहां से आपने देखा कुछ एच आयन तो अंदर से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एच आयन की क्या हो गई? कमी हो गई। कुछ एच आयन तो सेल के अंदर से आ गए, लेकिन यहां इसकी पूर्ति नहीं होती। आपने एक नाम बताया था पहले कि प्लाज्मा प्रोटीन भी किसकी तरह काम करती है? बफर की तरह काम करती है। यानी प्लाज्मा प्रोटीन एच आयन दे सकती है। तो देखिए यहाँ पे, ये आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन भी एच आयन को डोनेट कर सकती है। तो ये ऐसे एच आयन को डोनेट करेगी। ये एच आयन को डोनेट करते ही इस पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। आपको पता है प्लाज्मा के अंदर यहाँ पर कैल्शियम किस रूप में होता है? यहाँ फ्री कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम +2 के रूप में। यहाँ देखिए -2 वैकेंसी है, जबकि यहाँ पर कैसी है? +2 वैकेंसी है। तो यहाँ कैल्शियम इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और इसके साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, और यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाएगा यूरिन के द्वारा। ये जो आपका ये कैल्शियम है, ये यूरिन के द्वारा क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ये यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो फ्री कैल्शियम आयन की यहाँ क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जब फ्री कैल्शियम आयन प्लाज्मा में कम होंगे, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपोकैल्सीमिया। क्या कहलाती है? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया यहाँ क्या कहलाती है? हाइपोकैल्सीमिया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एल्केलोसिस की कंडीशन में हाइपोकैलीमिया भी हो सकता है और हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, और इसके कारण आगे अपन क्लिनिकल फीचर्स भी देख सकते हैं। तो ये जो आपका पोटेशियम कैसे रोल निभाता है, ये आपने देखा। तो यहाँ पे किस प्रकार से, तो हाइपोकैलीमिया की कंडीशन और हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन दोनों देखी जा सकती हैं। तो मैं एक बार फिर से ये रिपीट करता हूँ, यहाँ पे फिर से देखना एल्केलोसिस की क्या कंडीशन है। आपने कहा एल्केलोसिस, एल्केलोसिस का मतलब है एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, पीएच का मान बढ़ गया। एच आयन जो कम होता है वो कहाँ से होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे आपने ये एच आयन कम कर दिया, ये कम कर दिया, ये कम कर दिया। जैसे ही एच आयन बाहर कम है और अंदर एच आयन क्या है? ज्यादा, जबकि एच आयन अंदर बाहर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे ही बाहर एच आयन की कमी होती है, कुछ एच आयन तो आ जाते हैं कहाँ से? अंदर से। जैसे ही अंदर से एच आयन आते हैं,
अंदर का जो पॉजिटिव वो कम हो गया तो तुरंत कुछ पोटेशियम कहाँ चले जाते हैं, अंदर की तरफ, तो बाहर पोटेशियम की क्या हो गई, कमी हो गई। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोकैलिमिया। दूसरा, यहाँ पे कुछ एच आयन तो अंदर से आ गए लेकिन कंप्लीटली सेल से ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है ECF में। प्लाज्मा प्रोटीन भी किसकी तरह काम करती है, बफर सिस्टम की तरह। प्लाज्मा प्रोटीन के पास भी क्या होता है, एच आयन होता है। ये यहाँ पे एच आयन डोनेट करती है, ये डोनेट करेगी तो इसके ऊपर जो वैलेंसी है वो कैसे आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये -2 अपने जोड़ीदार को ढूंढती है यहाँ, और जोड़ीदार इसको कौन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और कैल्शियम के ऊपर कैसा है, +2 है। ये अपने जोड़ीदार को जोड़ लेगी तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर तो फ्री कैल्शियम, प्लाज्मा में फ्री कैल्शियम आयन की क्या हो गई, कमी हो गई। वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोकैल्सीमिया। क्या कहलाती है, हाइपोकैल्सीमिया। तो यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया दोनों देखने को मिलते हैं। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे एल्केलोसिस की कंडीशन में क्या क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एल्केल, जबकि एसिडोसिस में क्या पाया जाता है, हाइपरकैलीमिया। क्लियर है। तो ये अपन रेगुलेशन देखने चले थे, और रेगुलेशन एसिड बेस का 3 प्रकार से आपने देखा, फिजियोलॉजिकल, केमिकल रेगुलेशन, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, और तीसरा आपने पोटेशियम एक्सचेंज। सबसे पहले फास्टेस्ट काम करता है केमिकल रेगुलेशन, उसके बाद में काम करता है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, और उसके लेटर स्टेज में जाके काम करता है पोटेशियम एक्सचेंज। ओके, ये आपका क्लियर है। तो ये तो रेगुलेशन हुआ। अब अगर रेगुलेशन नहीं होगा प्रॉपर तो क्या होंगे, डिसऑर्डर डेवलप होंगे, और डिसऑर्डर कैसे डेवलप होते हैं इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।